बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के सेशन में हम सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक टैक्स पेयर एक्टिव होता है और नॉन एक्टिव होता है, और जब नॉन एक्टिव होता है तो इसके क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और रेलेवेंट रूल्स हम देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। और ये आपको बताएंगे कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देना है, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को हमेशा एक्टिव रखना है। अगर आप नॉन एक्टिव हो जाते हैं तो इवन इतने ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आपका पूरा बिजनेस रुक सकता है, जो कि आज हम देखेंगे। सबसे पहले आप आईआरएस पे जब आते हैं किसी भी टैक्स पेयर के लिए एक्टिव स्टेटस को चेक करने के लिए, तो आप यहाँ आते हैं। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, और फिर आप यहाँ पर एंट्री डालते हैं और आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो आपको नज़र आ जाता है कि ये टैक्स पेयर एक्टिव है या इनएक्टिव है। जैसे कि आप देखिए यहाँ आ रहा है टैक्स पेयर इज एक्टिव। लेकिन वो क्या वजूहात हैं कि टैक्स पेयर सेल्स टैक्स के निज़ाम में एक्टिव नहीं रहता या एक्टिव नहीं होता? तो इसको समझने के लिए आपको जाना होगा सेल्स टैक्स एक्ट की डेफिनेशंस पे, जो कि सेक्शन नंबर 2 में मौजूद है। और उसमें क्लॉज वन में एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन इस तरह बनाई गई है कि इसमें ये कहा गया है कि एक्टिव टैक्स पेयर मींस ए रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी एक एक्टिव टैक्स पेयर वो होगा जो नीचे दी गई चार लाइंस में फॉल ना करता हो। ठीक है, इन चार कैटेगरीज में अगर कोई फॉल करता है तो वो नॉन एक्टिव है, अदरवाइज वो एक्टिव होगा। तो पहली कैटेगरी क्या है कि वो ब्लैक लिस्टेड हो या उसके स्टेटस को सस्पेंड कर दिया गया हो। अगर ऐसा टैक्स पेयर है तो आप जब जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे उसके स्टेटस को, तो आपको यहाँ पर एक्टिव नहीं नजर आ रहा होगा बल्कि इनएक्टिव नजर आ रहा होगा। अच्छा, सेक्शन 21 में एक डिटेल, इसकी डिटेल्स हैं। सस्पेंशन ऐसे होती है कि अगर कमिश्नर समझता है कि एक टैक्स पेयर ने कोई फेक इनवाइसेस इशू कर दी हैं या टैक्स एवेड किया है या टैक्स फ्रॉड कमिट किया है, तो उसमें ये होता है कि सिस्टम के जरिए उसकी जो स्टेटस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और इसमें कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता है। ठीक है। इसके इसमें बहुत सारी रीजंस हैं, वो ज़ाहिर है हम आज तो उसमें बहस नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ी सी बात आपको ये पता बस होनी चाहिए कि सस्पेंशन के केस के अंदर आपको सस्पेंड करने के 7 दिन के बाद आपको शो कॉज होता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको टाइम दिया जाता है हेयरिंग का, और उसमें रीजंस लिखी गई होती हैं कि हमने आपको सस्पेंड किया है और आपको ब्लैक लिस्ट क्यों ना कर दें आपको हम। और आप फिर रिबटल देते हैं, अगर आपका रिबटल सही है, आपका जवाब दुरुस्त है, तो वो आपको आपकी सस्पेंशन को खत्म कर देते हैं। इसी तरह ब्लैक लिस्टेड का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लैक लिस्ट के अंदर आपने कोई ऑफेंस किया होता है, कमिश्नर आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर देता है, और ऑर्डर जो है 90 दिन के अंदर अंदर इशू होना चाहिए, नोटिस इशू होने के बाद। और मतलब ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद फिर आप जाते हैं, इसके खिलाफ अपील दायर करते हैं और ब्लैक लिस्टिंग के स्टेटस को ख़त्म करते हैं। तो ये ब्लैक लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट एक है, और फिर सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट है। तो बहरहाल एक हल्का सा मैंने आपको खाका बता दिया, डिटेल हम किसी और वक्त देखेंगे। तो आप अगर ब्लैक लिस्टेड हैं या आप सस्पेंड हो गए तो आप इनएक्टिव हो जाते हैं। क्लॉज टू जो बहुत अहम है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एवरीडे लाइफ में ज्यादातर जो इनएक्टिव लोग होते हैं वो इस वजह से होते हैं। इसमें क्या है, अगर आप 2 महीने की मुसलसल लगातार आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो आपका स्टेटस इनएक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ आपको कि आज लेट्स से 16, जैसे 16 मार्च है, तो अब आपके पास और सपोज कर लें कि किसी ने जनवरी की रिटर्न जमा नहीं कराई हुई, तो आज जनवरी की रिटर्न भी ड्यू है और फरवरी की भी ड्यू है। तो जैसे ही 18 तारीख गुजरेगी आपका स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 19 मार्च को आपकी दो रिटर्न्स ड्यू हो जाएंगी कि जो जमा नहीं हुई हैं, फरवरी और जनवरी। तो आप ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद अगर कैटेगरी सी में यह है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करते सेक्शन 114 में, या स्टेटमेंट, ये 115 का स्टेटमेंट पहले हुआ करता था, अब नहीं है, ये उन लोगों के लिए होता था जिनकी सिर्फ फाइनल टैक्स की इनकम होती थी। तो इसकी सी का जो शॉर्टकट है में बात है, समरी, वो ये है कि अगर आप अपनी एनुअल रिटर्न जमा नहीं कराते तो भी आप इनएक्टिव कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है सेक्शन 165 में रिक्वायरमेंट है, आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं और आप किसी की विथहोल्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको क्वार्टरली और एनुअल स्टेटमेंट जमा करानी है। अगर आप वो नहीं जमा कराते तो भी आपको इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो अभी हमने ये बात कर ली कि आप चेक कैसे करते हैं स्टेटस, जो कि हमने यहाँ बात की है। और फिर हमने ये बात की है कि एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है और किन चार कैटेगरीज के लोग इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। अब अगला स्टेप ये समझना है कि मैं अब इनएक्टिव हो गया हूं, राइट। इनएक्टिव होने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं? भाई मैं इनएक्टिव हो गया, 2 महीने की रिटर्न जमा नहीं हुई, तो क्या होगा? तो इसके बारे में आप जाएंगे सेल्स टैक्स रूल्स में, और रूल नंबर 12A आप निकाल लीजिए।
रूल नंबर 12A में नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की बात की गई है कि जब आप नॉन एक्टिव हो जाते हैं तो उससे उसका क्या नुकसान है। ए रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2, जो कि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, शेल ऑटोमेटिकली बिकम नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। ठीक है, नॉन एक्ट, अच्छा एफबीआर की वेबसाइट पे इनएक्टिव लिखा होता है, लेकिन लॉ में फॉर सेल्स टैक्स पर्पस ये नॉन एक्टिव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एंड हिज नेम शेल बी रिमूव फ्रॉम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, लिस्ट से नाम निकाल दिया जाएगा। अब क्या होगा, अ नॉन एक्टिव टैक्स पेयर शेल नॉट बी इंटाइटल्ड। सबसे बड़ी एडवर्स जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे जीडी ही फाइल नहीं कर सकते, आपकी जीडी ही प्रोसेस नहीं होगी। आप कमर्शियल इंपोर्टर है, आप किसी भी वजह से, आपके वकील साहब ने, आपके अकाउंटेंट ने थोड़ी सी लापरवाही की, किसी भी वजह से 2 महीने के रिटर्न रुक गई, बस आपका काम ही रुक जाएगा, क्योंकि आप जीडी नहीं फाइल कर पाएंगे। फिर आप टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, टैक्स इनवाइस आप इशू उसी वक्त करते हैं जब आप रजिस्टर्ड होते हैं और एक्टिव होते हैं। आप क्लेम इनपुट, जिस अरसे में आप नॉन एक्टिव रहेंगे, आप अपना इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। फर्दर ये है कि आप कोई कंसेशन भी अवेल नहीं कर सकेंगे इस एक्ट के तहत जो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप नॉन एक्टिव हो जाते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है, तो जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो ना ही 5% का एक्स्ट्रा टैक्स आपको लगता है, और ना ही फर्दर टैक्स 4% का लगता है। तो ना 9% आपके बिजली के बिल में नहीं आ रहा होता, गैस के बिल में नहीं आ रहा होता। जैसे ही आप नॉन एक्टिव हो जाएंगे, फौरन लेस्को, पेपको, के इलेक्ट्रिक आपके बिजली के बिल में ये एडिशनल 9% लगाना शुरू कर देंगे। तो ये कंसेशन था जो आपके एक्टिव होने की वजह से था, तो ये कंसेशन भी आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 3 ऑफ रूल 12A, नो पर्सन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन शैल मेक एनी परचेज। फिर उस नॉन एक्टिव के लिए और जिंदगी मुश्किल बनानी है कि लोगों को कहा है कि भाई इससे तुम परचेज भी मत करना, और अगर परचेज कर भी ली और तुम्हारे नेक्स्ट ए में आ भी गई तो उसका इनपुट तुम्हें मिलेगा ही नहीं, और हम उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे सिस्टम में कि ये परचेज नॉन एक्टिव पर्सन से है। तो ये अब हम इस थर्ड स्टेप तक पहुंच गए। अब जाहिर है मैं नॉन एक्टिव हो गया हूं तो मुझे रिस्टोर कराना है। तो रिस्टोर कराने के लिए रूल नंबर 12B है सेल्स टैक्स रूल्स का। इसके अंदर तरीकाकार ये मौजूद है कि एक नॉन एक्टिव टैक्स पेयर में बी रिस्टोर्ड एज एक्टिव, एक्टिव हो जाएगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन फाइल कर दे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट्स विद टैक्स, यानी जो उसने डिफॉल्ट किया हुआ था, जो उसने खराबी की हुई थी, वो बस अपनी कंप्लायंसेस जो नहीं की थी वो अपनी कंप्लायंसेस पूरी कर दे, नंबर वन। नंबर टू क्या है, आरटीओ या एलटीओ जो भी उसकी जुरिस्डिक्शन है, on satisfying itself after conducting such audit or investigation recommend to the board for restoration। अच्छा ये ज्यादातर हो रहा होता है जब आप ब्लैक लिस्ट हो चुके होते हैं, या सस्पेंशन है या ब्लैक लिस्टिंग है, तो उस सूरत में कोई ऑडिट इन्वेस्टिगेशन होती है। अदरवाइज आप जब अपनी 2 महीने की रिटर्न्स को जमा कर देते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली 48 आवर्स के अंदर खुद ब खुद आप एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, और बोर्ड शेल इशू एन ऑर्डर, उस केस में जहां पर वो ब्लैक लिस्ट हो गया था वहां पर फिर ज़ाहिर है बोर्ड ऑर्डर भी इशू कर देता है कि जी ठीक है, आपकी हमने रिकमेंडेशन देख ली, हाँ आप इसको, हम इसको एक्टिव कर देते हैं। तो ये आज की कुछ गुफ्तगू में करना चाहता था। इसका खुलासा ये है गुफ्तगू का कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन को इंटैक्ट रखना है, एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपको एक्टिव रहना है। और फिर एक और कॉन्सिक्वेंस भी मैं आपको बता दूं कि विदहोल्डिंग भी फिर आपकी होने लग जाती है। अगर आप रजिस्टर्ड इनएक्टिव हो जाते हैं तो कस्टमर आपकी विदहोल्डिंग भी करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न टाइमली करनी चाहिए, ताकि आपका स्टेटस इनएक्टिव, नॉन एक्टिव ना हो जाए। अदरवाइज सबसे बड़ा मसला, आपके बिजली के बिलों में फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगने लग जाएगा, आप अपनी जीडीज फाइल नहीं कर पाएंगे, आपकी विदहोल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।